नमस्कार, न्यूज 18 JKLH में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। साल 2022 के कुछ ही घंटे अब बाकी रह गए हैं। नए साल में अब कुछ ही घंटों का इंतजार रह गया है, लेकिन साल 2022 में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ अच्छा हुआ, यह भी साफ तौर पर देखा गया और महसूस किया जा सकता है। आतंक फैलाने वालों को साल 2022 में बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाया गया। वहीं दूसरी तरफ आंकड़ों से यह भी साफ हो जाता है कि सरहद पार से नापाक साजिशों का जाल बुनने वालों के झांसे में जम्मू कश्मीर के युवा अब नहीं पड़ने वाले हैं। तो आज चर्चा खास तौर से इसी विषय पर करेंगे कि साल 2022 में जो आंकड़े बताते हैं, जिस तरह से आंकड़ों के मुताबिक आतंकवादी घटनाएं हुई और इन घटनाओं में जिस तरह से जो दहशतगर्द हैं, जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, उन्हें मार गिराया गया और उन्हें एक सीधा संदेश दिया गया, साफ संदेश दिया गया कि शांति और अमन और शांति को बिगाड़ने वाले किसी भी हरकत को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जो आंकड़े बता रहे हैं उसके मुताबिक पिछले 6 वर्षों में 2022 एक ऐसा साल रहा जब जो स्थानीय लोग हैं, जो किसी तरह से टेरर नेटवर्क में शामिल हो जाते थे, उनकी संख्या बहुत कम रही है, बल्कि 6 वर्षों में सबसे कम रही है। ऐसे और कई आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक नई किरण लोग महसूस कर रहे हैं और 2022 में ये जो कुछ हुआ है इसका असर आने वाले साल में किस तरह से पड़ेगा। जो कुछ थोड़ी बहुत जहां कहीं भी कुछ एक्टिव मिलिटेंट्स रह गए हैं, जो दहशतगर्द रह गए हैं, जो टेररिस्ट रह गए हैं, उन तक किस तरह से अब उनकी जो सांसें वो दूभर होने वाली है, इस पर हम बातचीत करेंगे कि आंकड़े क्या बताते हैं और दहशतगर्दी करने वालों के अजाइम को, उनके नापाक इरादों को किस तरह से निस्तोनाबूद किया जा रहा है। कितना अब ये एक चैलेंज बन गया है कि जो स्ट्रैटेजिकली चेंज आई है, मोडस ऑपरेंडी में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, नार्को टेररिज्म बढ़ रहा है, इसका मुकाबला या ये अब कितना बड़ा चैलेंज रहेगा, इस पर बातचीत करेंगे। तो फिलहाल आपको बताएं कि आज का विषय यही है। बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे तक। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो कौन है, हम उनका परिचय आपसे कराना चाहते हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर डेप्यूटी सीएम जम्मू कश्मीर के डॉक्टर निर्मल सिंह। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अता हसनैन जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं कुलदीप खोड़ा जी जो फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, और इरफान हफीज लोन लीगल एक्सपर्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर निर्मल सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल को लेकर कि जो आंकड़ों के मुताबिक बातें सामने आ रही हैं कि 2022 में कुल 115 मुठभेड़ हुई और इन 115 मुठभेड़ों में 180 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इनमें 50 ऐसे हैं जिनका कनेक्शन बाहर से था, सरहद के उस पार से था, और उनमें टॉप कमांडर्स भी शामिल थे। ये जो आंकड़े हैं, साथ ही उसमें ये जो एक और आंकड़ा जुड़ रहा है कि पिछले 6 वर्षों में ये देखा गया है कि जो स्थानीय जो भर्ती होती थी इस नेटवर्क पे, वो पिछले 6 वर्षों में सबसे कम रही है। इन तमाम आंकड़ों को साल के इस आखिरी मकाम पर आप किस तरह से आंकते हैं? साहब, सबसे पहले मैं उन सुरक्षा बलों को, सैनिकों को और जो पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जो ये अंजाम दिया है, इसका जो उनका कारनामा है, उन्होंने अपनी जो बहादुरी से लड़े, उनको मैं श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। और ये जमीनी सच्चाई है जो आपने आंकड़े बताए, बिल्कुल सही। हम भी सरकार में थे तब भी सिचुएशन एक थी, सभी के सामने है, लेकिन इस तरीके से अभी जिस तरीके से शांति जो है आई है, और मैं कहता हूं कि आंकड़े एक संकेत करते हैं, ग्राउंड रियलिटी को बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार की जहां डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई हैं, पिछला जो टूरिस्ट सीजन था, जिस प्रकार से वो बम्पर टूरिस्ट सीजन था, होटल खाली नहीं थे, कई हमारे मित्र आते थे, हमें होटल बुक करवा दो, और इतना टूरिस्ट आया है कि आज हर कश्मीरी को उसको अपना रोजगार मिला है, गरीब को मिला है, होटल वाले को मिला है,
टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को मिला है। आज नौजवान खुश हैं जी। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, तो वो क्योंकि इस प्रकार की सिचुएशन बनी है। और दूसरा जो आंकड़े आप बताएं, इसमें आप देखेंगे ज्यादा टेररिस्ट जो मारे गए हैं वो हाइड आउट्स में मारे गए हैं, और वो कोई अटैक करते हुए नहीं, भागते हुए हैं कायर लोग। जहां तो उन्होंने कहीं टारगेट ज्यादा से किलिंग होगी, जो उनकी जो बड़ी कायरता जिसको वो बहादुरी कहते हैं वो किया होगा। कुछ लोगों को जो है सिविलियंस को, जैसे 32 सिविलियंस जो है उनको मारा, जिसमें कश्मीरी पंडित थे, जम्मू के रिजर्व कैटेगरी के जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई थे, मुस्लिम थे, जब पुलिस वाले के ऊपर किया है वो भागते हुए किया है। एक समय था, आप देखिए 90s का वक्त था, या उसके बाद का था, वो आते थे धनधनाते आते थे, मस्जिदों से घोषणाएं होती थी, और उसके बाद जिस प्रकार से जो पता है अमरनाथ के ऊपर भी अटैक हुआ, 89 या शायद इतने ही लोग जो है समय शहीद हुए थे। तो आज वो है ये जो टेररिस्ट मारे गए हैं ये भागते हुए मारे गए हैं। पाकिस्तान उनको पुश करता, जैसे अभी जम्मू में 2 दिन पहले हुआ, 4 पाकिस्तानी मारे गए मेरे घर से कोई 1.5 किलोमीटर दूरी, और वो जो है वो जो एनकाउंटर कहेंगे उन पर जो उनको जो मारा गया। तो ये स्थिति है। तो ये जो प्रॉक्सी वार है, उस प्रॉक्सी वार को हमारे सुरक्षा बल, हमारी सेना, हमारी पुलिस जीत रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का जिस प्रकार से प्रेशर है उसके जो परिणाम आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो है ये और आगे बढ़ेगा, और यहां से टेररिज्म भी जाएगा, और हर कश्मीरी, जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति जो है वो जो है अपना जो सुख चैन की जिंदगी जिएगा। इस प्रकार की बहुत बड़ी आशा जो है सरकार से लगी हुई है। आज बच्चे जो पत्थर लेके नहीं जाते बस्तों में, आज वो किताबें लेके जाते हैं। पूरे समय में कोई हड़ताल नहीं हुई। हम जब बाजार खुले हैं तो कई बातें हैं जो बताती है नहीं, बिल्कुल जो है आज माहौल बहुत बदला है। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन मैं फर्स्ट रिएक्शन अपने दूसरे जो पैनलिस्ट है उनसे भी ले लेना चाहता हूं, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, फिर आपके पास आऊंगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अता हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। आप इन आंकड़ों को किस तरह से एनालाइज करते हैं कि साल भर में 115 मुठभेड़ होते हैं? अता हसनैन साहब, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, उनमें 180 जो दहशतगर्द वो मारे जाते हैं, और उन 180 में से 50 टॉप कमांडर भी शामिल होते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ एनकाउंटर्स हैं, जो इंसिडेंट थे 115, क्या ये आपको लग रहा है कि ये इस तरफ जा रहे हैं कि वाकई अब जो एक शुरुआत हुई है शांति के फैलाव की और दहशतगर्दी या आतंकवादी घटनाओं के कम से कम होने की, क्या ये 2022 के बाद 23 में जब जाएंगे तो क्या इसमें और कमी आप देखते हैं? शुक्रिया बहुत बहुत जी आपके डिस्कशन में शामिल करने के लिए। और मैं धन्यवाद के साथ शुरू करना चाहता हूं निर्मल सिंह जी का, कि उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट था उसकी शुरुआत की, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को डेडिकेट करके और उनकी पहचान करके कि उन्होंने जो सैक्रिफाइस दी है, जो कुर्बानी दी है यहां, उसकी वजह से ये स्थिति इस वक्त आई है। ये कहने के बाद मैं ये कहूंगा, ये आंकड़े जो हैं, देखिए आंकड़े मदद करते हैं आपको समझने के लिए एक सिचुएशन, स्थिति। ये आंकड़े बिल्कुल सही है, और जो निर्मल सिंह जी ने कहा है मैं उनके साथ सहमत हूं कि यहां पर ज्यादातर जो एनकाउंटर हुए हैं वो डिफेंसिव मोड में हुए हैं। टेररिस्ट जो है वो अपना हाइड आउट में रहे हैं। हाइड टेररिस्ट जो है वो एम्बुश करके या सड़कों पे आकर या आपसे कांटेक्ट सीख करके उस हालत में नहीं मारे गए, मगर डिफेंसिव मोड में मारे गए हैं। इसका मतलब ही यही है कि उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है जो काबिलियत पहले होती थी। मगर इतना कहने के बाद ये भी मैं कह दूं कि कोशिशें अभी भी जारी हैं। ये हमें नहीं सोचना चाहिए किसी हालत में कि ये स्थिति जो है इसको हमने पूरी तरह से ओवरकम कर लिया है। ये स्थिति जो है 3, 4, 5 साल बनी रहनी चाहिए। इसके अंदर बीच बीच में वक्त आएगा जब कोशिश होगी पुशबैक करने की, क्योंकि याद रखना चाहिए आपको कि उस तरफ पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है, क्या हालत है। वहां पर भी इंटरनल टर्बुलेंस हो रहा है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, लश्कर तौयबा और जैश मोहम्मद के टेररिस्ट जो हैं वो नॉर्दर्न अफगानिस्तान में भी गए हुए हैं, वहां पर अंदर छाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बड़ा एक अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी कोशिश यह भी होगी कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ उन्होंने कायम किया है उसको बनाए रखें। तो इसलिए ये आसानी के साथ खत्म नहीं होगा। जो आप हमने अभी जो अचीव किया है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सरकार को मैं मुबारकबाद देता हूं।
मैं जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर के आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूं, मगर साथ में एक छोटी सी वार्निंग देता हूं, चेतावनी देता हूं कि ये अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये प्रॉक्सी वॉर चलती रहेगी कुछ और दिन, हालांकि ये लो इंटेंसिटी पर चलेगी। क्या देखिए कि बीच में हमने 90s में 2000 से 2010 तक बहुत दफे स्थिति देखी है जिसमें नॉर्मल सी आई थी तकरीबन, मगर दोबारा वापस जो है सिचुएशन बदल गई जी, क्योंकि हमने पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को नहीं अपनाया था। इस दफे जो फर्क पड़ा है इस सरकार के साथ, वो ये है कि हमने एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इस्तेमाल की है, ना कि सिर्फ सिक्योरिटी अप्रोच, और उसकी वजह से यह फर्क पड़ रहा है। जी, अब मैं आपने जो सवाल उठाए हैं उसको लेकर मैं जाना चाहूंगा कुलदीप खोड़ा जी के पास, फिर इरफान हफीज साहब मैं आपके पास भी आऊंगा। कुलदीप खोड़ा साहब फॉर्मर डीजीपी है जम्मू कश्मीर के, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, जो निर्मल सिंह साहब ने बात कही है, जो अता हसनैन ने बात कही है, आंकड़े हमें खुश तो करते हैं, लेकिन क्या अब भी चैलेंजेस सामने हैं? अगर वो चैलेंजेस हैं तो वो कौन से चैलेंजेस हैं? क्या वो नार्को टेररिज्म के शक्ल में चैलेंजेस हैं? क्या वो ड्रोन का इस्तेमाल और एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी और जम्मू में ज्यादा एक्टिविटीज का इस तरह से होना, क्या ये चैलेंजेस हैं? क्या चैलेंजेस हैं और क्या ऐसा करना होगा कि ये जो डिक्लाइन आया है गुज़िश्ता वर्षों के मुकाबले 2022 में, जब जो लोकल रिक्रूटमेंट है उसमें कमी आई है खासा, ये बरकरार रहे बल्कि और गिरता जाए? जी खोड़ा साहब। ये निर्मल सिंह साहब ने और जनरल हसनैन साहब ने तो वजाहत से पेश किया। निर्मल सिंह साहब ने बधाई दी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, उसको दोहराना चाहता हूं। जो काम यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं और पुलिस कर रही है वो काबिले सराहना है, और ये काम वो अपनी सैक्रिफाइसेस देके कर रहे हैं और मुल्क की यकजहती को कायम रख रहे हैं। बिल्कुल। साथ साथ में जनरल हसनैन साहब ने दूसरा पहलू भी एक बताया कि जो आंकड़े हैं वो पूरी पिक्चर उतने खुले तौर से नहीं बताते हैं, जैसे हमने ग्राउंड रियलिटीज को देखना है, हमने एनिमी के डिजाइन देखने हैं, हमने आईएसआई का डिजाइन देखना है, हमने जो ये भी देखना है जो पाकिस्तान में आतंकवादी ग्रुप हैं उनके प्लान्स क्या है, इंटेलिजेंस क्या फ्लो हो रहा है वहां से। ये जनरल हसनैन साहब ने उसका तरफ इशारा कर दिया और उससे हमें बेखबर रहना चाहिए। वी शुड नॉट बी कॉट नैपिंग। लेकिन जहां तक आंकड़ों का सवाल है, इसमें अपसेट मुझे लगता है आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तमाम जो चीजें हैं उनसे हमें बाखबर रहना चाहिए। जी जो आंकड़े हैं, जैसे मैं आंकड़ों पे एक पिक्चर क्लियर नहीं हम बता सकते हैं कि पिक्चर किस तरफ जा रही है। पिक्चर तो वाकई अच्छी तरह जा रही है और अच्छे दिनों की तरफ जा रही है, लेकिन इसमें कोई नरमी की अभी गुंजाइश नहीं है। इसमें हमने बदस्तूर प्रेशर रखना सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और साथ साथ में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, जो हार्ड लाइन एलिमेंट्स है सेपरेटिस्ट में और लोगों में भी, उनको टैकल करना है। जो नार्को टेररिज्म का एक नया रुझान आया और जो ड्रग मनी जो आ रहा है और ड्रग्स के लोगों को, जो खासतौर पे जो नौजवान हैं उनको ड्रग्स की तरफ यूज के लिए डाला जा रहा है, उनको थोड़े थोड़े पैसे देकर उनको एज हाइब्रिड टेररिस्ट भी यूज किया जा रहा है। ये एक ड्रग मनी का दूसरा पहलू है। साथ साथ में आपने जो बताया ड्रोन्स का या जो अंडरग्राउंड टनल्स, उससे इन्फिल्ट्रेशन भी होती है। जो अभी सीदरा में इंसिडेंट हुआ जिसमें 4 टेररिस्ट मारे गए, उसमें वो इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप है। अब कहां से आया वो आईबी से आया, जम्मू रीजन से आया, सांबा रीजन से आया, कठुआ रीजन से आया, पंजाब रीजन से आया, वो तो आगे तहकीकात से पता चलेगा। लेकिन एक चीज से वाज़ेह होती है कि एनिमी के डिजाइन, पाकिस्तान के डिजाइन क्या है, और पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ आए हैं उनका तो बड़ा स्ट्रांग व्यूज है इस कश्मीर के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में। वो अच्छा संकेत नहीं है हमारे लिए, इसलिए हमने बहुत चौकसी रखनी है, इन्फिल्ट्रेशन का खास ख्याल रखना है, और जो एक्टिविटीज है पाकिस्तान आईएसआई की और टेररिस्ट ग्रुप्स पे, उन पे बड़ी क्लोजली नजर रखनी है। और जहां तक इंसिडेंट्स का मैं ब्रीफली कहूंगा, इंसिडेंट्स जैसे थे 2012 में टोटल 70 इंसिडेंट ही हुए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस का टोटल लॉस भी 18 हुआ था। लेकिन ये बाद में बढ़ गया, जैसे आपने कहा पिछले 6 साल से बहुत कम हुआ है, लेकिन ये 17-18 में बहुत बढ़ गया था टेररिस्ट इंसिडेंट्स। उसके लिए क्या वजूहत थी, चाहे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो उस टाइम एक कोलिशन गवर्नमेंट थी उसकी वजह से थे, लेकिन जब 2018 में जब गवर्नर रूल लग गया, प्रेसिडेंट्स रूल लग गया, उसके बाद
हाँ। बड़ी तेजी से हालात नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं और डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जा रहा है जी। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो यूटी गवर्नमेंट है J&K की और जो यहाँ के जो बाकी जो इसमें हालात को ठीक करने में लगे हैं उसमें खास रोल सिक्योरिटी फोर्स से पुलिस का भी आता है जी, वो काबिल मुबारकबाद है। बिल्कुल। मैं आपके पास फिर से आऊंगा और इरफान हफीज साहब आपके पास अगला सवाल लेकर मैं आना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दे कि मैं एक छोटा सा यहां पर एक कमर्शियल ब्रेक ले सकूं। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया और हम बात इस विषय पर कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये जो एक बदलाव का संकेत दिखाई दे रहा है और आतंकवादी जो घटनाएं हैं उन आतंकवादी घटनाओं में जो मकामी या जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो शमूलियत है या उनकी जो हिस्सेदारी वो कम होती नजर आ रही है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है और ये जाहिर करता है कि ये जो है जम्मू कश्मीर के लॉन्ग रन के लिए, वहां के लोगों के लिए, वहां के लोगों की अमन सुकून के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। और इस विषय पर जो हम बातचीत कर रहे हैं इसमें हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर निर्मल सिंह साहब जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के। हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अता हसनैन और कुलदीप खोड़ा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डीजीपी J&K, और इरफान हफीज लोन है लीगल एक्सपर्ट। इरफान हफीज मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपको यही सवाल लेकर आ रहा हूं कि ये जो इंडिकेशंस हैं, ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये क्या बता रहे हैं? क्या आने वाला दिन और आने वाला साल जो है क्या उसमें हम और अच्छी खबरें सुनेंगे? जम्मू कश्मीर में जो टेरर की जो एक्टिविटीज है ये कम होती नजर आएंगी? एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इस तरफ जो वहां के युवा हैं उनका कदम ज्यादा बढ़ता नजर आएगा? देखिए विशाल जी, मैं आपसे एक पीसफुल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते ये कहूंगा, हम सब चाहते हैं कि अमन हो, शांति हो, और हम चाहते हैं जितने भी मसले मसाइल है बातचीत से हल होने चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उससे वो ये है कि यहाँ पर हम सेटिस्फेक्शन, मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन तब होगा कि जब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो राजनीतिक हल किसी मुद्दे का हो और उसके बाद आप मान लीजिए यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट ना हो कश्मीर में, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट ना हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इन्वोक ब्रेजनली ना होता हो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट इन्वोक आए दिन ना होता हो, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डे यहाँ पर बन चुका है। हजारों लोग जेलों में दे आर लैंग्विशिंग, इवन पॉलिटिकल नेचर के लोग जो है वो बंद है। हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस आए, अपने यहाँ पर पुरअमन तरीके से यहाँ पर रहे। तो जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी तो आप ये आंकड़े सामने रख के मुझे लगता है वो आप सही माने में जो वास्तविकता है, ग्राउंड रियलिटी है, उससे बरक्स आप आगे किसी स्थिति को प्रोजेक्ट करना चाहते। मैं संक्षेप में मुख्तसर आपको बताना चाहता हूं, ये कभी अप एंड डाउन्स हमारे जनरल साहब हसनैन साहब है, खुड़ा साहब यहाँ पर है, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब है, मेरे से ज्यादा ये ग्राउंड रियलिटी को रखते हैं, जानते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब 89-90 के हालात थे तो या अप टू 96 पर्टिकुलरली, जब यहाँ कोई पॉलिटिकल प्रोसेस भी नहीं था जी, तो तब राज्यपाल यहाँ के कहते हैं कि उनको राजभवन में बिजली रेस्टोर करनी थी। जस्ट अंडरस्टैंड करिए विशाल साहब, तो वो राज्यपाल कहते हैं कि वो खंबा या कोई भी जो भी उनको वहां पर बिजली के हवाले से कुछ वहां पर रेस्टोरेशन करनी थी, नहीं संभव, कोई एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं था, ऐसी स्थिति थी राजभवन की। तो ऐसे भी हालात हमने देखे 96 तक। फिर जब 96 में 7 साल के बाद चुनाव हुए, बहुत सारी पॉलिटिकल किलिंग्स हुई। तो कहने का मतलब मुझे यह है, अप एंड डाउन्स इस सिचुएशन में होते रहे, हम सब ने मुसीबत झेले हैं, लोग अपने घर छोड़ने पड़े हैं लोगों को, बहुत सारे लोग यहाँ पर 1 लाख लोग तकरीबन मारे गए। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि जो हमारे दिल्ली सरकार भी कभी कहती है कि दिल्ली की दूरी ये जरूरी है, तो हम समझते जो वाजपेयी जी ने कहा था इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के दायरे में हमें हल करना होगा। मैं समझता हूं अगर वाकई हमें यहाँ पर शांति चाहिए, बिल्कुल जीरो यहाँ पर वायलेंस
अगर हमें देखनी है, जिसके लिए हम सारे दुआ करते हैं, तो मुझे लगता है इस कश्मीर समस्या का हमें समाधान करना होगा। और ये सप्रेशन, ये बाय फोर्स, हमें सिर्फ इसे थ्रू द प्रिज्म ऑफ दिस मिलिट्री नहीं देखना है, मिलिट्री लेवल नहीं देखना है, इसे एक पॉलिटिकल मिलिट्री मैन इन यूनिफॉर्म अपना काम करते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली एक आम शहरी होने के नाते मैं ये समझता हूं कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस अल्टीमेटली इज रिक्वायर्ड फॉर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड टू पीस इन दिस, नॉट ओनली इन कश्मीर, इन होल रीजन। ठीक है, मैं निर्मल सिंह साहब, मैं आपका रिएक्शन इस पर लेना चाहता हूं। इरफान हफीज जो बता रहे हैं, उनका कहना है कि रूट कॉज कुछ और है, अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे, मलहम कहीं और लगाते रहेंगे, तो ये जो है लॉन्ग रन के लिए और हमेशा के लिए शांति नहीं पैदा हो सकती। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर निर्मल सिंह साहब? सबसे पहले मैं इरफान साहब ने जो कहा है, जो एक आइडियल जो है सिचुएशन है, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है जी। कि यहां कोई इस प्रकार का कानून ना हो जिसको कि जो एक्स्ट्रा हो, वो सही है। हम सभी लोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूटी गवर्नमेंट, सभी हमारे सुरक्षा बल सभी उसी में लगे हुए हैं। अगर वो कुर्बानियां दे रहे हैं तो उसी सिचुएशन के आम है शहरी जो है वो अमन से रहे, शांति से रहे। लेकिन जो रूट काज था, जो जिसको कह रहे पोलिटिकल सेटल, वो 5 अगस्त 2019 से हो गई और जम्मू कश्मीर का फुल एक्सेशन हो गया, कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गई है, कानून तौर पर हो गई। लेकिन हाँ, 72 सालों में 3 पीढ़ियों को जो सिखाया गया है कि नहीं, आप बेशक भारत में हो लेकिन आप अलग हो, आप आजाद भी हो सकते हो, आप पाकिस्तान भी मिल सकता है, ऑटोनॉमी और जो है सेल्फ रूल तो मिलेगा ही मिलेगा। और कांग्रेस की सरकार है जैसे कहते स्काई इज द लिमिट, इस प्रकार की बातें थी। आज वो डिबेट बिल्कुल बंद हो गई है और आज जो है लोग जो ये जो महसूस कर गए हैं, तभी तो शांति है। बिना लोगों की शांति नहीं हो सकती। अगर 180 पेरिस हमारे जनाब, आप 2019 को आपने हमें कर्फ्यू में डाला, जम्मू के न लद्दाख के लोगों को न कश्मीरियों को पूछा, आपने मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको पूरा सुना है। इरफान में अभी तक कभी आपने इरफान साहब देखिए, आपकी बात को सब लोग बहुत ही इत्मीनान से सुन रहे थे जी। इरफान साहब की मैं मजबूरी समझता हूं क्योंकि इरफान साहब कश्मीर में हैं शायद, तो इसलिए इनको भी डर है कि अगर ये कहीं ज्यादा खुल के बोल दिए तो कहीं इनकी बारी ना लग जाए, क्योंकि वहां बहुत से लोग इसी डर के कारण खुल के बोल नहीं सकते। लेकिन शुक्र है कि आज बोलने लगे हैं। बैलेंस जो स्टेटमेंट आज इरफान साहब की हुई है और जो बिल्कुल मैं एक फाइनल कमेंट लेना चाहता हूं अता साहब से भी और खोड़ा जी से भी। अता हसनैन साहब, समय तो बहुत कम रह गया, बस एक फाइनल कमेंट चाहता हूं कि कितनी उम्मीद करनी चाहिए कि वाकई ये जो साइन है, जो इंडिकेटर्स हैं, ये हमें अच्छी खबर ही देंगे आने वाले साल में? देखिए, मैं बहुत उम्मीद रखता हूं कि पॉजिटिव दिशा में हम जा रहे हैं जी, और जो कुछ सरकार कर रही है वो सही कर रही है। मगर मैं अभी इस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि 2023 या 24 जो है वो बिल्कुल अमन वाले साल होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि असलियत जो है वो उस पार पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार लोग बैठे हैं जो अभी भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह दहशतगर्दी जो है वो बनी रहे। और उन्होंने वहां पर नेटवर्क फैलाए हैं, छाए हुए हैं नेटवर्क, अभी तक उनको डाइल्यूट करना, उनको टारगेट करना हमारी जवाबदारी बनती है। तो हम जिस काम में हम लगे हुए हैं इस वक्त, वो काम बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद रखते हैं कि हम इसमें सक्सेसफुल होंगे। खोड़ा साहब, कितनी आशा करें? देखिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए क्योंकि काम सही डायरेक्शन में हो रहा है जी। आतंकवादी कार्रवाई कम हो रही है, टेररिस्ट टारगेट हो रहे हैं और सक्सेस भी काफी आ रही है, डेवलपमेंट पे भी फोकस आ रहा है। लेकिन जो जनरल हसनैन साहब ने जो कहा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही जी कि पार के जो प्लान्स हैं, जब तक टेररिज्म वहां से वो चालू रखेंगे, जब तक वो टेररिज्म एक्सपोर्ट करते रहेंगे, तब तक पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है? मुझे बताइए। ये समझ नहीं आएगी किसी को, किसी भी थिंकर को, रैशनल थिंकिंग वाले को ये बात समझ नहीं आएगी। पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात बहुत बार की गई, 1990 से लेकर 2018 तक की गई।
तो यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर खुद पाकिस्तान गए अपने इनिशिएटिव पे। तो इरफान जी ने जो बात कही है वो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ उनका जो है इशारा है। जो डॉक्टर निर्मल सिंह साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो जरूरी है वो है अमन और शांति, और इस बात को समझना कि हम कौन हैं और हम कहां के निवासी हैं। हम सबसे पहले इस बात को अगर समझ लें तो फिर शायद हम किसी बहकावे में नहीं पड़ेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल इशू है। मुझे लगता है कि वो उस पर जो इरफान जी कह रहे थे उसका फिर कभी उस पर बातचीत और करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो इंडिकेटर्स 2022 में दिखे हैं आतंकवादी घटनाओं को लेकर, और जिस तरह से जो वहां के युवा हैं उनकी जो सहभागिता थी उसका जो रेशियो कम हुआ है, जो हमारे एक्सपर्ट्स मुझे कह रहे हैं कि हमें इसको लेकर थोड़ा कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, लेकिन हां ये स्थिति बेहतर होती चली जाएगी, ऐसी आशा हम सभी को करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। हमें दें इजाजत। नमस्कार।